नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन में यदि प्रथम भाव में ही केतु बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लग्न में सिंह राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर केतु तक की अपलोडिंग कंप्लीट करने वाले हैं। इस अपलोडिंग को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें, या आप हमारे चैनल में भी दिए गए अलग अलग लिंक्स में, जहां हमारा श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष का फेसबुक का आपको ग्रुप मिल जाएगा और हमारा जीएस का चैनल भी, उसका ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, या हमारी वेबसाइट भी sanatkumara.webs.com का लिंक भी आपको यहां मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव दोस्तों क्या बताता है? प्रथम भाव हमारी ओवरऑल आउटलुक, पर्सनैलिटी की बात करता है। प्रथम भाव में जब सिंह राशि पड़ती है तो आदमी का जो नेचर होगा, व्यक्ति का जो नेचर होगा, इस राशि को सभी राशियों का राजा माना जाता है। तो चाहे सूर्य किसी भी स्थिति में हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो गुण है वो एक अपने आप को डोमिनेंट, सब पर एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे अपने आप को ऊपर वर्चस्व समझना ये लाजमी है सिंह लगन की कुंडली में। अब मैंने जैसे आपको बताया, ये रियलिटी है या वर्चुअलिटी है, ये पता लगता है सूर्य की स्थिति से। यानी अगर लग्नाधिपति सूर्य मजबूत स्थिति में है, जैसे मान लीजिए लग्नाधिपति उच्च का होकर नवम भाव में मेष राशि में बैठ जाते हैं, तो फिर वो सच में रॉयल शाही होंगे। क्लियर हो गया? और अगर मान लीजिए सूर्य बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के होके बैठ जाते हैं और नीच भंग भी नहीं होता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो वो एक प्रकार से कहता है झुंझलाहट रहती है। व्यक्ति चाहता है कि सभी मेरी बात माने, वो बात मानते नहीं है। याद रखना है, नीच का कोई भी ग्रह अगर नीच भंग में जाता है तो पहला प्रभाव तो दुखदाई देता ही है। क्लियर हो गया भाई? देखिए, अगर जिंदगी भर नीच का रहा फिर तो आप उसका पीड़ित ही रहेंगे, लेकिन अगर नीच भंग भी हो रहा है तभी भी आपको मानना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टा या पहला इंप्रेशन वो व्यक्ति नहीं बना पाता है। मान लीजिए जैसे सूर्य अभी नीच में है और नीच भंग हो रहा है उसका, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति पहले अटेम्प्ट में वो रॉयल्टी लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है। लोग उसको देखकर वैसा शाही, वैसा रॉयल नहीं समझते हैं। किसी की मदद से या किसी के जरिए, नीच भंग का अर्थ होता है कि वही जो कार्य उसको सौंपा गया वो नहीं स्वयं कर पा रहा है, किसी की मदद के जरिए उसका नीच भंग हुआ है। तो वो कोई सेकंड पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लैनेट जो कुंडली में उसका नीच भंग करवा रहा है, तो वो आपको पहचानना होगा कि जो नीच भंग करवा रहा है वो किसके जरिए नीच भंग करवा रहा है, और जिसके जरिए नीच भंग कराता है तो आपको उस शक्ति का जो आभास है वो भी उस प्लैनेट से रिलेटेड कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग से होता है। जो भी उस प्लैनेट से रिलेटेड जो हमारे रिलेशनशिप बनते हैं वो हमें पुनः वो वर्चस्व दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे कई कुंडलियों में नीच भंग का कारण शुक्र बन रहा है, क्लियर हो गया, या सप्तम भाव का स्वामी बन रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि भाई मान लीजिए किसी पुरुष जातक की कुंडली है तो वो अपनी पत्नी के साथ कोई कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से क्रियान्वित होता है, और अकेला करता है तो एकदम बुरी तरह धराशायी हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि नीच भंग के लिए शुक्र या सप्तम भाव का स्वामी जिम्मेदार है। क्लियर? इसी प्रकार से ये आपको देखना होगा कि कोई ग्रह नीच का बैठा है, उसका नीच भंग मान लीजिए बृहस्पति से हो रहा है, तो बृहस्पति किसी महिला की कुंडली में वैसे गुरु या उसके पति के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो महिला को अपने कोई भी कार्य के लिए या समाज में जाना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ जाएगी उसका कार्य हो जाएगा। और क्योंकि बृहस्पति गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यानी गुरुओं के साथ मिलकर चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना,
जब तक गुरु की आज्ञा में रहेगा तब तक उसका जो कार्य वो क्रियान्वित होता रहेगा, और जैसे अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाता है वैसे उसका कार्य उसको फल नहीं देता है, निष्फल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि कौन सा प्लैनेट नीच भंग करवा रहा है। अभी केतु को सिंह राशि में स्वग्रही माना जाता है। क्लियर हो गया? अभी हम ये बात तो कर चुके कि इस घर का ओवरऑल रिजल्ट किसके पास है? सूर्य के पास है। लेकिन हमें नेट रिजल्ट से ही खाली मतलब नहीं है कि भाई इसका बुद्धि में कोई दोष है कि नहीं है, निर्दोष रहेगा। वो सब चीज़ें देखने के लिए हमें सिटिंग एलिमेंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके मस्तिष्क में कोई चोट नहीं लगी है, ओवरऑल नेट रिजल्ट इस घर के मालिक के पास है, लेकिन एट दैट इंस्टेंट हमें उस समय क्या प्रभाव दे रहा है वो यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट्स और दृष्टि डाल रहे प्लैनेट पर निर्भर करता है। याद रखिए, केतु का जो भी प्रभाव हमने अभी तक पढ़ा है वो प्रायः अकेले बैठने पर या बृहस्पति के साथ उसका मोक्ष वाली दृष्टि रहती है। जैसे ही किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाता है, स्पेशली इसकी लॉबी का प्लैनेट जैसे शनि के साथ बैठ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए, तो जो उसका मोक्षा वाला एजेंडा है वो सेकेंडरी हो जाता है, और जो प्लैनेट इसके फ्रेंड्स हैं उसके एजेंडे को ये पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो आपको ये अंतर जानना होगा कि केतु मोक्ष कारक कब है और कब ये सांसारिक विषयों को सपोर्ट करने लग जाता है। अभी सिंह राशि में अगर अकेला केतु बैठा हुआ है तो उसको स्वग्रही जैसा माना जाता है, कुजवत केतु, यानी मंगल के समान कुछ दृष्टि से। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली कॉपी बना दिया आपने उसको मंगल की, नहीं। मंगल कमांडर इन चीफ है, उसको मंगल को दोनों दृष्टियां रखनी पड़ती है। वो एक प्रकार से बहिर्मुखी भी है, ठीक है। देश पर में मर मिटने की जो उसकी चाहत है मंगल की, वो वाली उसको अंतर्मुखी होने के कारण वो एक प्रकार की भक्ति है, राष्ट्र के लिए भक्ति। वो वाली भक्ति तो केतु के पास भी है, राष्ट्र के लिए जान कुर्बान कर देने वाली भावना केतु के पास है। लेकिन ये बहिर्मुखी नहीं है कि भाई मंगल की तरह लगे रहना, सदे रहना, संसार के लिए बड़ी मेहनत करना। जहां भी बात संसार के लिए आती है वहां केतु अपना कदम पीछे कर लेता है। मुख्य रूप से ये अकेला बैठा हुआ चीजों को त्यागने की बात करता है, छोड़ने की बात करता है, उदासीनता की बात करता है उन विषयों से, सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन है। अब क्योंकि इस राशि में इसको स्वग्रही जैसा माना जाता है, तो यहां बैठा केतु व्यक्ति को, जो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस कार्य में ये बहुत ज़्यादा फिट प्रोफाइल है। अगर केतु प्रथम भाव में स्वग्रही या बली होके बैठा है तो व्यक्ति निश्चित रूप से सभी कार्य करेगा, लेकिन उसका कभी अभिमान नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंह लग्न या सिंह राशि जब प्रथम भाव में पड़ती है तो आदमी बड़ा शाही स्वभाव होता है, वो दूसरों की मदद भी करेगा लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहेगा। अगर केतु प्रथम भाव में मजबूत स्थिति में बैठा होता है तो आदमी को निस्वार्थ कार्य करने वाला बनाता है। क्लियर हो गया? सूर्य अगर बली है फिर तो कहना ही क्या, उसका भरपूर साथ देता है भाग्य, उसका शरीर उसका साथ देता है, उसका मस्तिष्क उसका साथ देता है, और केतु के इस प्रभाव के कारण वो संसार के इन विषयों में लिप्त नहीं होना चाहता है। अब कई दफ़ा इसको कई ज्योतिषविद गलत दृष्टि से देख लेते हैं। ये आपको तय करना है कि ये गलत है या नहीं है, क्योंकि अगर हम सबको ही गलत डिक्लेयर करने लग जाएंगे फिर तो कोई सही बचेगा ही नहीं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिप्लोमैट ये व्यक्ति नहीं हो सकता है। अभी आप देखिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहा जाता है प्रथम भाव का राहु अगर बली अवस्था में है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्लोमैट बना देता है, षड्यंत्र से निकलने की ताकत उसकी बड़ी कमाल की है, उसकी प्लानिंग कमाल की होती है। एक एक बिंदु पर विचार राहु कर सकता है, केतु नहीं कर सकता है। तो यही कई लोग उसको नेगेटिवली ले लेते हैं कि भाई ये किसी प्लानिंग कमीशन, खासकर जो इस प्रकार के कार्य जहाँ पर खुफिया
षड्यंत्र रचाना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इस प्रकार की भूमिका में ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। ये राजा तो बन सकता है, लेकिन राजा का जो सलाहकार है या राजा जो सिक्योरिटी वाले पार्ट के लोग हैं, उसमें ऐसे व्यक्तियों का जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से डिप्लोमेट अगर नहीं होगा तो हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप विचार कीजिए कि किस प्रकार से कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये शुभ ग्रह है और सांसारिक विषयों में वो हमें कमजोरी ले आता है। क्लियर हो गया? किसी की कुंडली में 4-4, 5-5 उच्च के ग्रह बैठकर जरूरी नहीं है उसको कोई बहुत बड़ा सांसारिक पद दिलाएंगे, वो आध्यात्मिक पद भी दिला सकते हैं। तो ये बैलेंस आपको देखना होगा हमारी कुंडली के, क्योंकि हम सबकी इच्छा क्या है, हम चाहते हैं यार हमारी सोच ही सेकंड क्लास थर्ड क्लास की है, कोई फर्स्ट क्लास चाहता ही नहीं है। फर्स्ट क्लास यानी मोक्षा, फाइनल डेस्टिनेशन। जब हमारी वो दृष्टि ही नहीं है, तो अगर शुभता बहुत बढ़ जाए, बड़े उच्च स्तर की हो, तो फिर आपके लिए वो परम यानी फर्स्ट क्लास तो हो गया, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं ना। तो ये बात याद रखनी है, संसार के विषयों का मतलब सेकंड क्लास। तो जब आपकी कुंडली में कई व्यक्ति होते हैं कि सर कम से कम 3-4 उच्च के ग्रहों तो आनंद आए ना। याद रखिए, अगर आपकी ये कामना है तो ये ठीक है भाई, वो तो हमारे प्रारब्ध तय करते हैं। हो सकता है 4 या 5 ग्रह उच्च के हो, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सांसारिक विषयों में बड़े पारंगत होंगे या संसार के उच्चतम पदों को प्राप्त करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक पद संसार की डायरेक्टरी में कहीं नहीं दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 ही ग्रह उच्च के हो गए, 2 ग्रह नीच के हैं, उनका नीच भंग हो रहा है, संसार के उच्चतम पदों के लिए इस प्रकार के कॉम्बिनेशन चाहिए, ना कि सारे ग्रह आप उच्च के टटोलने लग जाओ। ठीक है? अब यहाँ बैठकर केतु, क्योंकि आपको पता है इनको कहीं ना कहीं जो भी इनके शरीर में गुण है उसको आप चाहे अवगुण मान लें, लेकिन ये तो उसको गुण ही मानते हैं। तो कहीं ना कहीं चश्मा या शरीर पर कोई इस प्रकार का निशान, ये चीज़ दिखाई देता है। क्लियर हो गया? अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, तो क्योंकि सूर्य को आँखों का भी, दृष्टि का भी, नेत्र ज्योति का कारक माना जाता है, तो अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो चश्मा लगने की जो चांसेस है बहुत कम है। अदरवाइज केतु का या राहु का प्रथम भाव में बैठने पर चेहरे पर कोई ना कोई निशान दिखाई देता है। क्लियर? यहाँ से अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि याद रखिएगा 5 9, हालांकि 5 7 9 कहा जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है राहु और केतु दृष्टिहीन है, तो वो दृष्टिहीन किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? वो एक दूसरे पर दृष्टि का प्रभाव नहीं डालते। कारण भाई वो सर्प माना जाता है का राहु और केतु, तो अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दृष्टि का या विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर राहु ने यहाँ दृष्टि डाल दी, क्योंकि राहु इस राशि को पसंद नहीं करते हैं, केतु इस राशि को पसंद नहीं करते, लेकिन राहु की ये फेवरेट राशि है, फिर तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर कोई उसका अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए राहु और केतु की अपने ऊपर दृष्टि का कोई महत्व नहीं है। ठीक हो गया? या इसको काउंट ही नहीं करना है। 5 और 9 दृष्टि, उन पर विचार करना आपको। क्लियर हो गया? तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 5वीं दृष्टि है। क्लियर हो गया? हालांकि कई ग्रंथों में इसकी 7वीं दृष्टि का वर्णन मिलता है, लेकिन आप खुद ही इस बात पर विचार करें और इस चीज़ को खुद ही आप पाएंगे। अगर आप 7वीं दृष्टि लेते हैं तो आपके सारे फल गलत साबित होंगे भाई, क्योंकि केतु यहाँ पर फिर गलत दृष्टि दे देगा, क्योंकि केतु को हम अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों में अच्छा फल देते देखते गए। अब वायु तत्व राशि है तो फिर वो फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमेशा राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, इसलिए हम 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे। अभी 5वीं दृष्टि से केतु दूसरी अग्नि तत्व राशि धनु राशि पर नजर बनाए हुए हैं। धनु राशि बृहस्पति की क्षत्रिय राशि है,
वैसे भी सिम लग्न वालों का जो पठन पाठन डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज, याद रखिएगा जो सिम लग्न वाले उनकी एजुकेशनल एबिलिटी, एजुकेशनल इंटरेस्ट वो होता है मंगल की वृश्चिक की तरह। क्लियर हो गया? यानी इनकी एबिलिटी के बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान होता है, स्वयं इनको भी कई बार अपनी एबिलिटी के बारे में ज्ञान नहीं होता। यानी अगर मंगल मजबूत स्थिति में है, कमाल की एबिलिटी होती है इनके पास। याद रखिएगा चौथे भाव से हम एजुकेशन एबिलिटी देखते हैं, एजुकेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। क्लियर हो गया? बड़ी छुपी हुई राशि, रहस्यमय राशि मानी जाती है। तो रहस्यमय विषयों को जानने का इनका मादा होता है। अगर मंगल मजबूत स्थिति में है, ये उसको जान कर रहते हैं। क्लियर हो गया? तो वो विषय चुनते हैं जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पंचम भाव बताता है हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में। तो जो भी सिम लग्न वाले होते हैं उनका जो डिग्री डिप्लोमा जो भी वो करते हैं वो बृहस्पति के क्षत्रिय रूप से इंस्पायर होता है। यानी एकदम काम में लगे रहना क्षत्रिय की तरह, इस प्रकार का रूप अपने एजुकेशन में इनका दिखाई देता है। केतु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, यानी केतु का फायदा लेना है, भरपूर सहयोग लेता है ये। यानी जब ये अपने डिग्री सर्टिफिकेशन की तैयारी में लगते हैं, एकदम संसार से विरक्त हो जाते हैं। वैसे भी केतु विरक्ति लाता है, और डिग्री सर्टिफिकेशन में तो आपको पता ही है ये गुण एक बहुत ही विशेष गुण उभर कर सामने आता है। तो अपने एजुकेशन को बहुत आगे तक ले जाने में लोग कामयाब हो जाते हैं। क्लियर हो गया? धैर्य बहुत अपने एजुकेशन में दिखाते हैं। ठीक है, अगर इनको बोलना है कि भाई इनको आप कोई फेस्टिवल आ गया है तो आप पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल निश्चित रूप से ये फेस्टिवल या कोई भी इस प्रकार के सांसारिक चीज़ों से पढ़ाई को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्लियर होगा? तो ये बहुत बड़ा गुण इनके अंदर है। और पंचम भाव संतान पक्ष को भी बताता है। तो देखिए अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो संतान इनको जरूर होगा। केतु का दृष्टि कहीं ना कहीं उस पक्ष को लेकर आदमी को एक उदासीन बनाता है कि भाई ठीक है हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन हम उसमें कभी भी रत नहीं होंगे बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं हाय संतान मुझे मिल ही जाए, इस प्रकार की भावना। एक आप बड़ा नियम समझ जाइए, केतु का जिस भी भाव में प्रभाव ज़्यादा दिखेगा उस भाव के प्रति वो बहुत ज़्यादा उसमें रत नहीं रहेगा, उसके प्रति वो उदासीन हो जाएगा। अब ये उदासीनता दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझता है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर भी उसके प्रति वो उदासीन है। ये जो दूसरे वाली बात मैंने बताई है ये तब निखर कर आती है जब केतु मजबूत स्थिति में उस भाव पर प्रभाव जमाए हुए हैं। तो वैसे देखा जाए इस संसार में सभी व्यक्तियों को इसी प्रकार जीना चाहिए। केतु का इसीलिए अच्छा प्रभाव किसी भाव में मोक्ष कारक बताया गया है कि आपने कर्तव्य भी सारे पूरे कर दिए लेकिन कभी भी उनमें लिप्त भी नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की भावना ये पढ़ाई में भी है, संतान पक्ष में भी है। जहाँ तक बात सट्टा लॉटरी ये सब ये लोग पसंद ही नहीं करते हैं। ये लोग मतलब सडन अचानक होने वाले लाभ के प्रति उदासीन रहते हैं। ठीक है बृहस्पति अगर मजबूत है तो उनको अचानक लाभ मिलेगा भी, लेकिन ये कभी भी अपनी तरफ से कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं कि यार मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे सट्टे से पैसा आ जाए। इस प्रकार की भावना तब बिल्कुल भी नहीं बनती है जब पंचम भाव में केतु सिटिंग में आ जाए, बैठ। अभी तो दृष्टि का प्रभाव है सर। क्लियर हो गया? पंचम भाव हमारे पाचन तंत्र को भी बताता है। अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, पेट या पाचन को लेकर कोई बड़ी समस्या होने वाली नहीं है। हाँ, कोई और शत्रु ग्रह यहाँ आके बैठ जाता है तो फिर वो विचारणीय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शनि आके बैठ जाते हैं। क्लियर हो गया? हालांकि शनि बृहस्पति के शत्रु तो नहीं माने जाते, न्यूट्रल माने जाते हैं, लेकिन इस राशि का जो नज़रिया है, इस राशि का काम करने का तरीका है, वो शनि को थोड़ा सा कम भाता है क्योंकि क्षत्रिय गुण प्रधान है। याद रखिए अगर कभी आपको बृहस्पति की
धनु राशि और बृहस्पति की मीन राशि में से शनि के लिए थोड़ा सा फेवर चुनना है कि शनि के लिए कौन सी राशि फेवर कर देगी, तो वो है शनि बृहस्पति की ब्राह्मण राशि यानी मीन राशि। और वैसे भी इस राशि को बृहस्पति का रोमांटिक फेज कहा जाता है, ये शुक्र का भी फेवरेट राशि माना जाता है। तो इस बात पर जरूर विचार करना है कि अग्नि तत्व जो राशियां हैं उन पर प्रायः शनि जैसा प्लैनेट बहुत ही कम अच्छे फल देता है। हाँ, अगर परिवर्तन योग में आ रहा है तो एक अलग विषय है। क्लियर हो गया? तो शनि आएगा तो फिर केतु शनि को बलि करेगा और शनि का भी एजेंडा पूरी तरह से नेगेटिव है। इस कंडीशन में फिर व्यवधान आएंगे। मेरी बात आपको अच्छी तरह समझनी है। जब मैं अकेले एक प्लैनेट की बात कर रहा हूं, अभी हमने भृगु सरल पद्धति में एक एक प्लैनेट पर विचार किया अकेले अकेले, तो उस अकेले प्लैनेट के अनुसार ही फल को जांचना है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम कोशिश करेंगे कि हमारी अप्रोच में इंटीग्रेटेड अप्रोच आए और प्लैनेट भी इकट्ठे आ जाएं, तो फिर वो आपकी दृष्टि और ज़्यादा वाइड हो जाएगी। आप और भी कई चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इसी बात पर विचार करना है कि केतु अकेले बैठे हैं यहाँ पर और इस भाव पर दृष्टि डालें, यहाँ पर भी और कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। फिर हम 5, 6, 7 यानी केतु की अकेले दृष्टि पड़ने पर कोई बड़ा पाचन संबंधी रोग या व्यवधान दिखाई नहीं देता है। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है कि 7वें में राहु बैठे हुए हैं। क्लियर? तो जिस प्रकार से फल है राहु के वो आपको पता ही है। अदरवाइज आप हमारी जो अभी पहले वाली प्लेलिस्ट है जहां हमने राहु को कवर किया था उसमें भी देख सकते हैं कि सिंह लग्न में सप्तम भाव में राहु क्या फल देते हैं। वहां से आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको कोई प्लेलिस्ट में जैसे केतु में थोड़ी समस्या हो रही है तो फिर आप जाएं राहु वाली प्लेलिस्ट में। और राहु में जैसे मान लीजिए केतु यहाँ बैठा तो आपको पता है राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो जो फल हम राहु के लिए कर रहे हैं इस भाव में करीब करीब वैसे ही फल के अनुसार केतु के फल को समझ लेना। क्योंकि देखिए राहु यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं, केतु यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं। बस इतना ही है कि वो वाली बात जो बहिर्मुखी वो यहाँ नहीं लागू होती है, क्योंकि राहु बात करता है संसार में ज़्यादा घुलने मिलने की और केतु बात करता है संसार को त्यागने की। इसीलिए राहु की अलग प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है और केतु की अलग। नहीं तो हम राहु को और केतु को इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन खाली सिटिंग होने से कुछ नहीं होगा कि भाई ये केतु यहाँ बैठा है इसका मतलब राहु यहाँ बैठा है, तो जो फल हमने केतु के लिए किया है उस हिसाब से हम राहु के फल को जज कर सकते हैं। कुछ दृष्टि तो ठीक है, लेकिन सारी बात समझ पाना अकेले एक प्लैनेट के दम पर संभव नहीं है। इसलिए राहु की अलग प्लेलिस्ट है और केतु की अलग प्लेलिस्ट है। 7, 8, 9। अभी 9वीं दृष्टि से केतु आपके भाग्य स्थान को या आपके धर्म भाव को, आपके पिता के भाव को, शरीर के अंग में कहें तो जंघा वाले पार्ट को, क्लियर हो गया, आपके थाई बोन, फीमर, इस हिस्से को देख रहे हैं। केतु को इस राशि में भी सपोर्ट मिलता है। कुजवत केतु मंगल के समान है तो इस राशि में भी सपोर्ट मिलता है। तो आदमी अपने मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को लेकर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला होता है और दिखावा पसंद नहीं होता है। अब देखिए मंगल की स्थिति अगर मजबूत ना हो, क्लियर हो गया, अगर मान लीजिए मंगल की स्थिति कमजोर है तो ओवरऑल जो मैसेज चला जाता है वो गलत चला जाता है। ये बात विचारनी, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। अब कई बार ऐसा होता है हम पर आरोप लगता है, हम पर लांछन लगता है, वो गलत आरोप होता है। तो ये भी हमारे देखो प्रारब्ध ही है और वो भी कुंडली में दिखाई देता है कि इस पर झूठा आरोप लग सकता है। वो कब है? जब इस घर का स्थिति तो अच्छी है लेकिन घर का स्वामी बुरी अवस्था में है। तो ये विचारणी है कि एट दैट इंस्टेंट यू आर एंजॉयिंग योर 9th हाउस, लेकिन आपको पता लगा 3 महीने के बाद कि आप
आपको लग रहा था कि सभी लोग आपको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में आपकी धार्मिक जो इमेज है, प्रतिष्ठा है, वो उसी समय से धूमिल हो चुकी है। तो ये जरूर विचार करना है कि 9th हाउस का स्वामी किस अवस्था में बैठा हुआ है। ठीक है, केतु की दृष्टि ने इसको बल दिया है, तो आप धर्म के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, उदासीन रहते हैं। कोई मतलब उदासीन कैसा? पॉजिटिव एंगल में, वो तो ठीक बात है। धर्म को लेकर तो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहिए। आपका किसी धार्मिक संस्था से संबंध हो सकता है, आप तीर्थ यात्राएं करने वाले हो सकते हैं। केतु बोलते हैं गंगा स्नान करवाता है। क्लियर हो गया? तो 9वें भाव में केतु की दृष्टि गंगा स्नान कराना या इस प्रकार के धार्मिक यात्राएं कराता है। अब मंगल की स्थिति अगर कमजोर हो तो ऐसी धार्मिक यात्राओं को करने के बाद आप जब उसका रिजल्ट की बात करते हो, उससे आपको फायदा नहीं नुकसान होता है। पता लगा आपका कुछ चोरों से भय, किसी से द्वंद्व हो गया, झगड़ा हो गया, क्योंकि मंगल इसी प्रकार के कार्य करवाता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि घर का स्वामी भी अच्छी अवस्था में हो, तब आप ये समझेंगे कि भाई एट दैट इंस्टेंट भी अच्छा परिणाम मिल रहा है और ओवरऑल उसकी एवरेज वैल्यू भी अच्छी है। क्लियर? तो और केतु का यहाँ अच्छा प्रभाव, आपकी जंगा बहुत ज़्यादा पुष्ट तो नहीं होगी, लेकिन निर्दोष होगी, उसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता है। तो कुल मिला के प्रथम भाव में सिंह राशि में केतु का फल अच्छा माना जाता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।